आज लगता है भाजपा ने बड़ा तैयारी करके आज आक्रमण किया है और बड़ा संगठित आक्रमण किया है। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी, लोकसभा में निशिकांत दुबे। तो ये लफबाजी में जो 10 साल ये गुजार रहा था, तो आज भाजपा ने तय किया कि आज इसका सच से सामना कराएंगे और दस्तावेजों के साथ कराएंगे, तथ्यों के साथ कराएंगे और ऐसे ठोस सबूतों के साथ कराएंगे कि इनके होश उड़ जाएंगे। 2008 का जो समझौता था चीन के साथ, वो जरा सामने रहे तो निश्चित तौर पर उस समझौते में ये भी एक था कि हिंदुस्तान में जो बवाल करेगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र करेगा, हिंदुस्तान में जो दंगा करेगा, उसकी रक्षा हम करेंगे। तो ये अपने आप में ये सारे तथ्य आज जो सामने आए हैं, तो कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक उसके सारे कपड़े उतार दिए हैं और कांग्रेसियों को कोई, खासकर इस अधेड़ को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आखिरकार देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण हो गया और ऐतिहासिक आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर अपने देवेंद्र के परम मित्र जी ने कहा उनके शपथ ग्रहण में थे, और इधर संसद और संसद के बाहर आप कह रहे गरम तवे पर कांग्रेस को लिटाया गया, विशेष रूप से राहुल गांधी को। जॉर्ज सोरोस के संग साजिश का लोग यूं ही बात करते थे, हवाई बात लगती थी, आज लगा उस फैक्ट के साथ चस्पा कर दिया गया कि आखिर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के टीम राहुल और कांग्रेस षड्यंत्र क्या कर रहा है। मनीष जी, मुहावरा के जलते तवे पे बैठा दिया, और मैं कह रहा हूँ कि जलते तवे पे लिटा दिया। जलते तवे पे जो बैठाया जाता है तो कुछ एक अंग विशेष जलता है, बाकी अंग बचा रहता है, लेकिन आज कांग्रेस को लिटा दिया पूरी तरह से, ऊपर से लेकर नीचे तक झुलसी है वो। और सबसे खास बात देखिए, उसके बाद कहीं कोई जवाब नहीं आ रहा। वो टुटपुजिया टाइप की जो गालीबाज आंटी है, वो आके अपने भड़ास निकाल रही थी, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उसके समर्थन उस जो आरोप नहीं लगे, वो तो सच बताया है। जो सच है, सुलगता हुआ सच है, जिसको कहने से 10 साल तक भाजपा एक तरह से संकोच करती रही। कभी उसने उस बारे में खुलकर नहीं बोला, जबकि इतने भयंकर आक्रमण हुए। लेकिन आज लगता है भाजपा ने बड़ा तैयारी करके आज आक्रमण किया है और बड़ा संगठित आक्रमण किया है। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी, लोकसभा में निशिकांत दुबे, और ये कह सकते हैं कि साहब वो संसद के अंदर कह दिया इसलिए मुकदमा नहीं हो सकता, वो संसद के अंदर कह दिया इसलिए इनको विशेषाधिकार है, जिस तरह से केजरीवाल उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन वो ताकि वो कोई भ्रम ना रहे, ताकि वो कोई संशय ना रहे, इसलिए आज संबित पात्रा ने पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करके उस सच को बोला। तो लोकसभा, राज्यसभा और बाकायदे पार्टी कार्यालय के अंदर आकर सबसे तीखा और तीक्ष्ण आक्रमण अगर किसी ने किया तो वो तो संबित पात्रा ने कहा। संबित पात्रा ने खुलकर कहा कि गद्दार, देशद्रोही है ये राहुल गांधी। ये कहने से भाजपा आज तक बचती थी, भाजपा हमेशा संकोच करती थी, लेकिन आज जिस तरह से संबित पात्रा ने बोला और पार्टी कार्यालय के अंदर बोला, अगर कांग्रेसियों में दम है तो उसका जवाब देते या आगे क्या करेंगे, तो बिल्कुल एकदम सांप सूंघा हुआ है, कैसे चुप्पी मार के बैठे हैं। क्योंकि तीनों आदमी, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो और चाहे वो निशिकांत दुबे या फिर संबित पात्रा, इन तीनों ने बाकायदे तथ्यों के साथ बात की है। कोई इसकी तरह लमतरानी नहीं। ये चाहे जब अडानी बोलने लगता है, चाहे जब राफेल पे बोलने लगता है, चाहे जब जस्टिस लोया बोलने लगता है, पल्ले इसके कुछ नहीं होता, न कोई इसके पास सबूत होता है, न कोई तथ्य होता है, न कोई दस्तावेज होता है। ये लमतरानी करता है, किसी तरह से लफाजी करता है। तो ये लफाजी में जो 10 साल ये गुजार रहा था, तो आज भाजपा ने तय किया कि आज इसका सच से सामना कराएंगे और दस्तावेजों के साथ कराएंगे, तथ्यों के साथ कराएंगे और ऐसे ठोस सबूतों के साथ कराएंगे कि इनके होश उड़ जाएंगे। तो आज वास्तव में मुझको सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी से लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र के जो शपथ ग्रहण थे उससे तो ये जल भून रहे ही होंगे, लेकिन संसद में क्या हुआ। सुधांशु बेहतरीन ऑरेटर हैं और किस तरह से इनकी लंत्रानी पर आज लंका लगाया सुधांशु ने। जरा सुधांशु जी से ही सुनते हैं। पहले, जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट।
A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report One has second. claimed. You will lay the report on the table of the House. जी, Go ahead. आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। इस पूरे सीक्वेंस में अगर हम चले तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष से सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए, यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने सभापति महोदय कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। गजब, बिल्कुल एक तरह से पान धो दिया। और जो हम लोग का है टाइटल की कांग्रेस को लिटा दिया कि पहले तो वो समझे नहीं कि ये सुधांशु त्रिवेदी कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जब वो पहुंचे अपने मुद्दे पर तो आपने देखा कैसा हुड़दंग उन्होंने अंत में शुरू किया कि बोलना हराम। ये खुद तो बुद्धि मूर्ख ही है, उजट, जिसे मूर्खता के साथ साथ उजट जो होता है, तो उजटता इन्होंने शुरू की कि सुधांशु त्रिवेदी को न बोलने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो बोले। और जो आखिरी पार्ट है जरा वो गौर करिए, कितना एक तरह से नंगा कर दिया कि ये तो मनी जो, मगर फिर वो कि बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया था कि जिस समय हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा था उस समय रसिया का ये स्टेटमेंट आया था, रसिया का नहीं, रसिया की सरकार का ये स्टेटमेंट आया था रूस की, कि भारत के चुनाव में अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। और उसके बाद वो अमेरिका को इतनी आग लगी थी वो बाइडेन बुड्ढा कि उसने फिर उसके बाद उनका खंडन है कि नहीं ये गलत खबर है। और जबकि जब रूस ने कहा था तो कुछ दस्तावेजों के साथ कहा होगा। और उसी बात को आज सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि ये भारत के इतिहास में जितने चुनाव हुए हैं ये पहला चुनाव था कि किसी विदेशी देश ने, किसी विदेशी ने कहा कि हिंदुस्तान को भारत को एक विदेशी सरकार हस्तक्षेप कर रही है और उस सरकार ने अपनी सफाई दी। तो हिंदुस्तान के चुनाव को एक तरह से विदेशी सरकारों की गोद में ले जाके फेंक दिया गया था और उसकी गोद में बैठ के हिंदुस्तान का चुनाव लड़ा जा रहा था। और उसी का नतीजा है मनीष जी, हम लोगों ने देखा कैसे किस तरह से सिवाय झूठ के कोई काम नहीं चला और लगातार झूठ, बार बार झूठ, और उसको बोलकर किस तरह से हिंदुस्तान के चुनाव को मोड़ा गया, प्रभावित किया गया और ये गोरख धंधा चला। और सबसे खास बात मनीष जी कि हम लोगों ने परसों संभवतः ORCC पे बात की थी,
तो हम लोगों ने बात की थी, एक चैनल और है दूरदर्शन, उसने बात की थी। उसके अलावा ये सारे चैनल चुप्पी साधे हुए थे, ये इस ओआरसीसी पर बात नहीं कर रहे थे। ये इनको बाद में ध्यान आया तो वो सरकार ने उस मुद्दे को पकड़ा और आज वो पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। तो जो सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे थे, वो ओआरसीसी पे के तो करतूत बता ही रहे थे, और साथ ही साथ वो बता रहे थे कि कैसे 3 साल का घटनाक्रम बिल्कुल उससे मेल खाता है। और दर्शक ये जान लें कि जितने किस्से उन्होंने बताए, वो जो प्रतिनिधिमंडल का लोकसभा का जो सत्र होता था, उससे पहले जो खबरें आती थी, वो सारी की सारी ओआरसीसी पे ही छापता था। ये एक बड़ा गजब का प्रयोग है कि वो केवल एक प्रकाशन संस्थान वो उसको छापता था और कांग्रेस उस पर नंगनाच करती थी। इस पर हम लोग परसों बड़े डिटेल में बात कर चुके हैं। आज उसी बात को सुधांशु त्रिवेदी ने और प्रभावी तरीके से रखा, और उसको इसीलिए आपने सुना होगा कि जैसे 3 मिनट हुए उनके, कैसे कांग्रेसियों में आग लगी, थोड़ी देर वो चले नहीं, लेकिन उसके बाद जो शुरू में समझ ही नहीं आया कि क्या क्या रहे हैं। हाँ, पहले तो समझे नहीं, मूर्ख है अपना, वो तो सिवाय चमचागिरी कुछ जानते नहीं। लेकिन जब उनकी समझ में आया कि ये तो हम बहुत बुरी तरह से हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी सदन के अंदर, ये तो तब उन्होंने उजड़ता शुरू की। बजाय कि कोई आदमी खड़े होकर जवाब देता जरा सुधांशु त्रिवेदी को, लेकिन जवाब तो कोई है ही नहीं। वो तो अच्छे से उसी साजिश के दम पे पल रहे थे। तो पहले तो आज कपड़े फाड़े सुधांशु त्रिवेदी ने, जिसको आपने देखा। लेकिन इसके बाद मनीष जी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो संबित पात्रा ने बिल्कुल कोई बात बाकी नहीं रखी और खुलकर कहा कि ये आदमी गद्दार है, ये आदमी देशद्रोही है। जरा सुनवा दीजिए पहले संबित पात्रा को, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज का दिन ऐसा लगा कि संसद में तो सब कुछ रिकॉर्ड पे होता है, इन्हें लगा कि संसद में कोई काम नहीं कर सकते। तो संबित जो है, आज संबित के पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा चहुओर थी। जरा देखिए संबित पात्रा ने कहां पर चोट मारा है इन सबको, तीन मिला गए हैं एकदम से। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। राहुल गए थे बाहर, तो उन्होंने किससे मुलाकात की थी? उन्होंने मुलाकात की थी OCCRP के एक जर्नलिस्ट, क्योंकि ये एक जर्नलिस्टिक बॉडी है, तो उनके जर्नलिस्ट हर देश में। तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। मुशफिकुल फजल अंसारी, जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित, वहीं राहुल चिपक जाते हैं। ये जो अंसारी है, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर, ये तो गंगाराम भी है मेरे ख्याल से, है ना, उसके साथ। वो राहुल जी की बातों को सुन रहा है। कुछ देश के खिलाफ ही राहुल जी बोल रहे होंगे, तभी जाकर ये इतने गौर से सुन रहा है। और उसके बाद सेल्फी देखिए,
all the anti-Indians, all those who hate India love Rahul. क्यों? जो भारतवर्ष से करे नफरत वो करे राहुल से प्यार। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भैया? थर्ड केस है आनंद मगनाले का। आपको याद होगा दिल्ली में एक राइट्स हुआ था। तो ये आनंद मगनाले कांग्रेस का एक व्यक्ति है जो कांग्रेस के लिए भी उसने फंड रेजिंग की थी, अपनी एनजीओ भी चलाता है। तो इस आनंद मगलाने ने चीन से पैसे लाकर, चाइनीज मनी, इसने दिल्ली राइट केस के लिए हैंडओवर किया था। किसको? शरजील इमाम को। द इनफेमस शरजील इमाम को इस आनंद मंगले ने पैसा दिया था। और इस आनंद मंगले का क्या कनेक्शन है राहुल गांधी से? कांग्रेसी है और यह भी ओसीसीआरपी का जर्नलिस्ट है। बाप रे, इसने तो बिल्कुल धोकर रख दिया। और ये बिल्कुल सदन के बाहर है, संसद के अंदर नहीं कह रहे, सदन के बाहर है। कांग्रेसियों में दम हो तो बुलाएं, जरा कोर्ट में जरा सफाई करें। कांग्रेसी कभी नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनको मालूम मतलब है। एलओसी को देशद्रोही पब्लिकली कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत बड़ी बात है। 2 बार कहा, एक बार कहा हाईएस्ट ऑर्डर का ट्रेटर है ये, तो वो बड़ी उच्च कोटि का गद्दार है। दोबारा हिंदी में उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही है। तो इसका मतलब कहीं कोई शंका नहीं है। और मैंने कहा ये बड़ा संगठित आक्रमण है भाजपा का आज इस अधेड़ के ऊपर। तो अगर अधेड़ में जरा सी भी दम हो तो सारे काम छोड़कर जरा आकर अपनी सफाई दे। और जो आज संबित पात्रा बोल रहे हैं इस पर आकर अपनी सफाई दे, क्योंकि उसके साथ वो मनीष जी, अगर लोगों ने बारीकी से देखा होगा तो वो मुशफिकुल अंसारी के साथ जो सेल्फी वाली फोटो है, वो सेल्फी राहुल गांधी खुद खींच रहा है, वो नहीं खींच रहा। उसके साथ राहुल गांधी सेल्फी ले रहा। और ये मुशफिकुल अंसारी वही है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां दौरे पे गए थे अमेरिका के, तो वहां पर इसी एक आदमी ने अडानी पडानी किसी को लेकर बड़ा आपत्तिजनक सवाल किया था। तो ये एक तरह से एंटी इंडिया जो अभी कहा संबित पात्रा ने, वो तो बिल्कुल सत्य का ही कहा। ये पूरी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ है और सीधे सीधे आईएसआई के पेरोल पे था ये एक तरह से। और ORCCP जिसकी हम लोग जिक्र कर रहे थे आज, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो जरा दो आदमी समझिए कि एक मुशफिकुल अंसारी की बात की, उन्होंने बताया कि ये आदमी कौन है, तो बांग्लादेश में किस तरह जिहादी चल रहा है। और आजकल वहां पे बांग्लादेश की सरकार ने इसको कोई पद भी दे दिया। ये दर्शक जान लें कि आजकल वो सरकार का भी आदमी है। और दूसरा नाम जो लिया उन्होंने, मंगले मनीष जी, वो मंगले जो है वो हिंदुस्तानी है, कांग्रेसी नेता रहा है और कांग्रेस राहुल गांधी का बड़ा करीबी रहा है। और वो आदमी दिल्ली दंगे के दंगाई शरजील इमाम के लिए चीन से पैसा लेकर कांग्रेस के यहाँ पे शरजील इमाम को पहुंचा रहा है। तो ये इस तरह के देश, हम लोग राहुल गांधी का रोना रोते हैं कि ये 2:30 बजे रात में पहुंच गया वहां पे चीन के राजदूत से मिलने, तो छुपाया इसने। तो अब समझ में आ रहा कि अपनी मुलाकात चीनियों के साथ क्यों छुपाता है। और जो 2008 में समझौता करके आया है, उस समझौते का जो उसका मसौदा है, उस मसौदे को बताने में इसको नानी याद क्यों आती है। पूरी कांग्रेस मिलकर आज तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि 2008 का जो समझौता था चीन के साथ वो जरा सामने रखे। तो निश्चित तौर पर उस समझौते में ये भी एक था कि हिंदुस्तान में जो बवाल करेगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र करेगा, हिंदुस्तान में जो दंगा करेगा, उसकी रक्षा हम करेंगे। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है। अन्यथा मंगलाने के बारे में जो बात की है संबित पात्रा ने, तो इस पर तो आकर कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए कि वो कांग्रेसी नेता जो बाद में जाकर ORCCP में सेट हो गया और सोरोस उसको फंडिंग करता है, सोरोस से पैसा पाता है ORCCP, तो एक तरह से कांग्रेसी नेता को वहां क्यों नौकरी कर रहा था, वो उसकी नौकरी क्यों कर रहा था, सोरोस के पैसे से चलने वाले संगठन की। तो ये अपने आप में ये सारे तथ्य आज जो सामने आए हैं, तो कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक उसके सारे कपड़े उतार दिए हैं। और कांग्रेसियों को कोई, खासकर इस अधेड़ को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। ये आज भी अडानी की पहन के घूम रहा था टी-शर्ट, लेकिन शाम को नहीं दिखा ये मनीष जी। तो आज इसको एक तरह से चुनौती है भाजपा की। और चारों तरफ से, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और बाहर आई है तो पार्टी कार्यालय से उनका जो सर्वश्रेष्ठ एक तरह से प्रवक्ता आप कह सकते हैं संबित पात्रा की चुनौती है। लेकिन कांग्रेस चुप्पी साध, और मैं जरा इसका थोड़ा सा बता दूं मनीष जी, ये चुप्पी क्यों साधे हैं। जरा इसका इसकी अम्मा का बता दूं एक प्रकरण
कि एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है मनीष जी, वो आज तक हटा नहीं है। और उसके बाद कई लोगों ने डाला है कि सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी के धंधे के बारे में बता रहे हैं कि सोनिया गांधी राजीव गांधी से जब उसकी शादी हुई तो वो कौन सा धंधा करती थी, ये बता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हम लोग इस पर बोलना ठीक नहीं है, मतलब समझ इतना वो लज्जाजनक पेशा था कि हम लोग नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, लेकिन इतना इशारा किए दे रहा हूँ कि दुनिया का सबसे पुराना पेशा उसको कहा जाता है, ये समझ। और ये यूट्यूब पे उपलब्ध है, यूट्यूब पर वो सुब्रमण्यम स्वामी का पड़ा हुआ है। जैसे सिंघी का वीडियो हाईकोर्ट के कहने के बाद भी उपलब्ध है। हाँ, उसकी भी कहानी है मनीष जी। तो जब सोनिया गांधी का ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहा तो वो चमचा जो संस्कृति है कांग्रेस की, हिंदुस्तान भर में अलग अलग पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कम से कम 200 से ज्यादा मुकदमे कांग्रेसियों ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ किए थे। तो वो होता है कि जब इतने मुकदमे इतने शहरों में हो जाए तो जाहिर सी बात आदमी कहता है कि इनको क्लब कर दो, इकट्ठा कर दो। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदे स्टेटमेंट दिया था मनीष जी कि मैं इसमें से एक भी मुकदमे को क्लब करने की कोई प्रार्थना नहीं करता हूं, और जो मुकदमा जहां हुआ है मैं वहीं जाकर लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कोई सोनिया गांधी मरी नहीं है, सोनिया गांधी जिंदा है और मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया है। तो मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ये फैसला तो तब होगा जब सोनिया गांधी मेरे आमने सामने कोर्ट में खड़ी होगी। तो जहां जहां मेरी पेशी हो वहां वहां सोनिया गांधी को भी बुलाया जाए और हमारे उसके सवाल जवाब हो। और दर्शकों से कहूंगा आप जाकर जरा सर्च करिएगा कि जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान आया कि हर अदालत में मैं सोनिया गांधी को बुलाऊंगा और मैं मुकदमे क्लब नहीं करूंगा, उसके 24 घंटे के अंदर वो 200 के 200 मुकदमे वापस हो गए थे। सारे चमचों को दिल्ली से अर्जेंट मैसेज गया था कि तुरंत मुकदमा वापस लो, और वो मुकदमे वापस हो गए। और सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान आज भी यूट्यूब पर वैसे ही के वैसे पड़ा हुआ पूरे दमदारी के साथ। तो ये कांग्रेसियों को सच से जो डर लगता है, इसका मैंने बताया कि सोनिया गांधी का किस्सा उस सामने है, और आप लोग ढूंढ कर जरा सुनिएगा कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। तो वैसे ही आज जो इसको अधेड़ के बारे में बताया गया है, तो आप सुधांशु त्रिवेदी को सुना और उसके बाद आपने सुना संबित पात्रा को, तो कुछ बाकी नहीं रह जाता कि सोरोस के क्या कहा संबित पात्रा ने कि जो सोरोस का एजेंडा है वही एजेंडा राहुल गांधी का है। सोरोस भी भारत का अमंगल चाहता है, सोरोस भारत का अहित चाहता है, और वही ये आदमी भी भारत का अमंगल और भारत का अहित चाहता है। यहाँ मैं मनीष जी जरा जोड़ दूं कि जो हम लोग के नियमित दर्शक हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि हम लोग लगातार बड़े लंबे समय से कह रहे हैं ये इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत को दिखावा करता है, नाटक करता है, ये भारत के अहित में ही जुटा हुआ कि भारत को कैसे मैं तोड़ दूं, चाहे वो भाषा के नाम पर तोड़ दूं, क्षेत्र के नाम पर तोड़ दूं, धर्म के नाम पर तोड़ दूं, ये हर काम में इसी काम में जुटा हुआ है। और आज जब ये संगठित हमला हुआ है, और मैं ये बता दूं मनीष जी दर्शकों से कि ये कोई सुधांशु त्रिवेदी ने अपने मन से नहीं किया है, ये कोई ये संयोग नहीं है कि तीनों आदमी ने आज बड़े संगठित रूप से किया है। इसका मतलब बिल्कुल शीर्ष स्तर पर इशारा था कि आज इसकी पूरे तीनों जगह पे लिटाना है इसे। और ये हम लोग जो बात लगातार कर रहे थे, जॉर्ज सोरोस वाली बात, मुझे लगता है इस मंच से हम लोग अक्सर कहते थे, कमाल की बातें की, आज अच्छी बात है कि संसद और संसद के बाहर ये दोनों जगह उठाया गया। तो हम जरा सा निशिकांत दुबे को भी सुन लेते हैं। सर, निशिकांत दुबे ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से फैक्ट को रखा है। इसका मतलब है कि बड़े प्लान्ड वे में सब कुछ था, कुछ भी यूं ही नहीं था। और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस
कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है, मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। ओसीसीआर पे कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीरो साइड का जिम्मेदार है, क्या कर लो? मतलब लोकसभा, राज्यसभा और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसका मतलब है कि सरकार ने अब तैयारी जबरदस्त कर ली है। तैयारी जबरदस्त कर ली है। ये पूरी सरकार की सोची समझी से बिल्कुल संगठित रणनीति थी। और इसको जरा एक और मैं इसमें एक संकेत देख रहा हूं मनीष जी, कि अभी 19 दिसंबर को ये फैसला आना है कोर्ट के अंदर फैसला क्या आना है, केंद्र सरकार को जाकर बताना है कि ये भारत का नागरिक है या नहीं है। इसको ये जरा ध्यान रख ले, वो अपनी कोई डेट नहीं मिलनी है। भारत सरकार अपना वहां पे जो पक्ष रखेगी, तो ये उससे पहले इसको इस तरह से बताया जा रहा है पूरे देश को कि इस आदमी की असलियत क्या है। और अगर ये भारतीय नहीं है, तो अगर क्या ये जो अभी तक तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड का नागरिक है, इसके पास इंग्लैंड की नागरिकता है। जो तथ्य अभी तक सामने आए उसके बाद, और उस पर कुछ बोल नहीं रहा, कोई कांग्रेसी उस पर बात नहीं कर रहा, तो उसके बाद अब सरकार अभी तथ्य रखेगी। तो इसका ये जो आचरण है, जिसके बारे में अभी तीन लोगों की बातें आप लोगों ने सुनी, तो वो आचरण तो अपने आप पुष्टि कर रहे हैं कि इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। और ये हमारे मनीष जी जैसे आम आदमी की समझ में आ रहा है। तो सरकार के पास तो बहुत से दस्तावेज होंगे। वो 19 तारीख को जवाब जाना है कांग्रेस इसके खिलाफ सरकार का, उसकी ये पृष्ठभूमि में ये सारी जो बयान है, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी का हो, चाहे वो संबित पात्रा का हो, या निशिकांत दुबे का हो, ये सारे बयान उस जगह पर एक तरह से पृष्ठभूमि में नाचेंगे वो कि ये वास्तव में ये अंग्रेजों का, ब्रिटेन का ही ये दलाल था। और ये इस खानदान की बड़ी खूबी रही है। ये जरा मैं फिर थोड़ा पीछे ले जाऊंगा मनीष जी, थोड़ा नहीं थोड़ा काफी पीछे ले जाऊंगा, कि इसके नाना ने जिसके लिए ढोल बजाया करते हैं, ये बजाता है, इसके चाटुकार बजाते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू, उसने एक सोवियत जासूस को जो इंग्लैंड में रह के ब्रिटेन की जासूसी करता था, और जिसके बारे में किसी आम आदमी ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, वहां की ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने बाकायदे जवाहरलाल नेहरू से शिकायत की थी कि ये आदमी रूस का जासूस है और हम इसको अपने यहाँ से खदेड़ रहे हैं। उसका नाम था केवी कृष्णा मेनन। उस आदमी को दिल्ली में कृष्ण मेनन मार गए। हाँ, हम लोग आज तक उसके नाम से मार गए। मोदी सरकार को पहले उस मार्ग का नाम हटाना चाहिए। रूस के जासूस के नाम से मार गए, भले वो कांग्रेसी इसको बताते हैं कि उस कृष्णा मेनन को, और नेहरू ने इतनी जानकारी होने के बावजूद आजादी मिलते ही उसको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, फिर विदेश मंत्री बनाया और बाद में रक्षा मंत्री बनाया। तो ये गद्दारों को, जासूसों को तो ये आजादी के साथ ही इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। अब घर में ही गद्दार पैदा हुआ है, जिसको आज संबित पात्रा ने बाकायदे बताया। तो ये इनका चरित्र रहा है कि इनको गद्दारी और देश के साथ द्रोह,
ये इनकी पहली पसंद होता है, और उसका बहुत नग्न प्रदर्शन, बड़ा फूहड़ और अश्लील प्रदर्शन राहुल गांधी पिछले काफी लंबे समय से उसको लगातार कर रहा है। आज जब जब ये जो अभी गिना रहे थे निशिकांत दुबे, तो उस पर कोई जवाब है कि जो जो OCCRP ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, उसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसको प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उसको जयराम रमेश ने ट्वीट किया। तो वो एक सेटिंग थी कि वो अमेरिका मतलब अमेरिकी नहीं, अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी वो कोई खबर करती है और उसको तत्काल यहाँ का राहुल गांधी ट्वीट करता है, उसकी बहन ट्वीट करती है और चमचा ट्वीट करता है। और इसलिए एक तरह से आधे दर्जन उन्होंने किस्से गिनाए, तो अपने आप में शामिल हो जाता कि रहते भारत में हैं, खाते भारत की हैं, लेकिन ये बजाते अमेरिका की और चीन की हैं। ये सारे प्रकरण जो आज सामने आए, इसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। बिल्कुल सर। और मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा, जो ऐसा लगा कई बार मैं सोचता हूं कि हम लोग जिस तरह से लगातार बातें करते हैं, संसद के अंदर सागरिका घोष का नाम लेना, अब वो ममता की चेली हो चुकी हुई है। ये दोनों पति पत्नी को एक तरह से सुपारी प्रणय जेम्स राय ने दिया था गुजरात से लेकर के। गुजरात में जब साबरमती में जब जिंदा जलाया गया 59 सनातनियों को, राम भक्तों को, उसे दबा करके ये पूरा कैसे गुजरात दंगे से पूरे गुजरात को भारत में दुनिया में बदनाम किया, गुजरातियों को बदनाम किया, विशेष रूप से भारत को बदनाम किया। अब ये एजेंडा कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि राहुल के दौर में हुआ है, ये 2002 से लगातार ये षड्यंत्र जारी है। और जब से, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है तब, जब सोनिया की मनमोहनी सरकार केंद्र में थी, तो गुजरात और गुजरातियों को बदनाम करना, अब पूरे भारत को बदनाम करना। मतलब पहले सिर्फ गुजरात को बदनाम करते थे, अब पूरे भारत को। और इसमें इनका पूरा इकोसिस्टम था। आज अच्छी बात यह है सर कि हम लोग इस मंच से बोलते थे, आज निशिकांत दुबे ने नाम ले लेकर के हंटर चलाया है। वो राजदीप सरदेसाई जो बड़ा ठेकेदार बना घूमता, उसका भी नाम लिया, दोनों मियां बीवी के नाम लिया, सागरिका घोष का भी लिया और राजदीप सरदेसाई का भी। राजदीप सरदेसाई में अगर सर इसका मतलब ये कि बिना, ऐसे नहीं हुआ, अगर प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा था कि इस इकोसिस्टम को इसी के भाषा में जवाब देना है, इसका मतलब है कि आज निशिकांत दुबे ने उस राह को टच कर दिया है, मतलब उस राह पे निकल पड़ी है सरकार। नहीं, निशिकांत दुबे नहीं, मेरी तिकड़ी, पूरी तिकड़ी, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, संबित पात्रा हो या निशिकांत दुबे हो, जो बिल्कुल आपने अच्छा याद दिला दिया, वो बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई को कहा था कि तुमको तुम्हारी भाषा में ही जवाब, 2 जुलाई को तो शायद अधेड़ बोला था, नहीं वही बोले थे कि तुमको तुम्हारी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। तो बिल्कुल अब उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और ये कैसे आग लगी हुई है कि आपने देखा कि चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो और चाहे निशिकांत दुबे हो, निशिकांत दुबे को तो एक तरह से उन्होंने बोलना ही हराम कर दिया। पूरे समय वो हल्ला मचाते रहे। तो हल्ला तब मचता है जब आग लगती है, जब आग लगी हो तब हल्ला मचाता है आदमी। कोई पानी बरस रहा हो तो हल्ला नहीं मचाता। तो निशिकांत दुबे लगातार इनको लिटा रहे थे जलते तवे पे। तो और वो सब कुछ, मैंने कहा कि वो बैठे ऊपर मोदी प्रधानमंत्री हैं। और वो जो मनीष जी ने भी अच्छी याद दिलाई कि जो जुलाई में उन्होंने कहा था कि तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब मिलेगा, ये उसी का परिणाम है। और इनको उसी की भाषा में जो जवाब दिया जा रहा है, तो कैसी आग लगी है ये आपने सुधांशु त्रिवेदी के भी हल्ला मचाते सुना, और इसके बाद निशिकांत दुबे को भी सुना कि किस तरह से उनका बोलना हराम कर रहे थे। लेकिन वो भी आदमी मनीष जी तेजाब की तरह बोलता है, उसकी बातों की कोई काट नहीं होती इनके पास, और इस सिवाय हुड़दंग करने के। क्योंकि ये पहला मौका नहीं है मनीष जी, ये पहला मौका नहीं है। मैं निशिकांत दुबे का जो कभी आता है, तो अगर नहीं सुन पाता तो मैं यूट्यूब पर सुनता हूँ कि आज तक निशिकांत दुबे ने जितने तथ्य इनके सामने रखे, इनके कर्मों के, इनके कुकर्मों के, इनकी करतूतों के और ठोस सबूतों के साथ रखे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक कांग्रेसियों की औकात नहीं हुई कि निशिकांत दुबे के सवालों का जवाब ये दे सके। और इसीलिए लोकसभा में इस काम के लिए अब की निशिकांत दुबे चयनित हुए थे। और जरा गौर करिए मनीष जी कि राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी से बेहतर प्रवक्ता तो पूरी पार्टी में नहीं है। और राज्यसभा में तो अकेले ही है। तो राज्यसभा में कमान उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी को सौंपी गई थी। और लोकसभा में मैंने अभी बताया कि निशिकांत दुबे का कांटे का इलाज ये कांग्रेस आज तक ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। तो लोकसभा में कमान निशिकांत दुबे के पास थी और बाहर संबित पात्रा सदाबहार थे ही। और तीनों ने आज वो हमले किए हैं कि उसके बाद कांग्रेस के बदन पे कपड़ा नहीं बचा है। अब अगर जरा सी भी लज्जा हो, जरा सी भी शर्म हो, तो आकर इन सारे आरोपों का जवाब दो।
अडानी पडानी जो है वो दुनिया समझ चुकी कि तुम सोरोस के गुलामों की तरह, सोरोस के दलालों की तरह उसकी सेवा में जुटे हुए हो। उससे इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करने वाला।